चलिए, स्क्रीन विजिबल है आपको? स्क्रीन विजिबल हो रही है? ओके। सो अभी हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो पढ़ा था व्याधि के बारे में। हम यहाँ पर योग सूत्र में जो 9 अंतराय दिए हुए हैं उनके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं, और वो किस तरह से डिजीज या बीमारी क्रिएट करते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट हमने व्याधि के बारे में पढ़ा जो फिजिकल इलनेस है। अब सेकंड हम पढ़ते हैं मानसिक जड़ता, जो दूसरा अंतराय है। और स्त्यान का मतलब होता है मेंटल डिजीज, हम कह सकते हैं जो मन से संबंधित हो। अब जैसे कि जो फिजिकल डिजीज थी, शारीरिक बीमारी थी, उसे हमने नाम क्या दिया था? व्याधि। तो इसी तरह से जो मानसिक बीमारी या मनोदैहिक बीमारी है उसको महर्षि पतंजलि ने आधि का रूप दिया, नाम दिया है। तो इन्हें आधि और व्याधि कहते हैं, मतलब मानसिक और शारीरिक बीमारियां। अब योग और आयुर्वेद के हिसाब से जो आधि व्याधि है ये क्या बताती है कि किस तरह से मानसिक रूप से कुछ भी गड़बड़ होने पर उसके सिम्टम शरीर पर आते हैं और वो शारीरिक व्याधि के रूप में सामने नजर आती है। थोड़ा सा हम ये फास्ट चलेंगे क्योंकि बहुत सारा है। तो जो इसको उन्होंने एक नाम दिया है आधि व्याधि, इसी को जो इंडियन मेडिकल साइंस है या साइंस की लैंग्वेज में साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं कि ये जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होते हैं इनको हिंदी में मनोदैहिक बीमारियां कहते हैं, और ये प्रायः मन से शुरू होती हैं और भावनात्मक या मानसिक रूप से कोई भी असंतुलन के रूप में ये शुरू होती हैं, और फिर धीरे धीरे शरीर पर इसके मन से शरीर पर इसके लक्षण आते हैं और शारीरिक लक्षण उभरने शुरू होते हैं, और उन शारीरिक लक्षणों के हिसाब से जो भी डायग्नोसिस होता है वो व्याधि हो गई है ऐसा माना जाता है। अब यहाँ पर कोश को थोड़ा सा हम देख लें। पंचकोश, आप लोग कितने लोग परिचित हैं इस शब्द से? तो पंचकोश हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, और ये जो जैसे कि आप एनाटॉमी पढ़ते हैं साइंस के अकॉर्डिंग, एलोपैथी के अकॉर्डिंग, तो कैसा होता है कि सबसे छोटा स्ट्रक्चर सेल है, फिर बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू कंबाइन होकर कोई एक ऑर्गन बनाता है, कुछ ऐसे ऑर्गन जो सेम तरह के फंक्शन करते हैं वो मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, और 11 सिस्टम मिलके एक ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं। तो इसी तरह से जो योग और आयुर्वेद की भी अपनी एक एनाटॉमी है, उसमें क्या क्या आता है? पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, पंच तत्व, पंच प्राण, पंच कोश, पंच उपप्राण, त्रिशरीर, त्रिदोष, ये सारी चीजें योग और आयुर्वेद के हिसाब से फिजिकल एनाटॉमी में आती हैं। तो इसमें एक पंचकोश है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये पंचकोश में प्रेजेंट पे बहुत अधिक काम चल रहा है। और ये पंचकोश को आप ऐसा मान सकते हैं कि जैसे हम कभी होता ना कि घर में कोई एक ऐसे डब्बे का सेट खरीदते हैं जो 5 डब्बे एक जैसे रहते हैं, तो वो कैसे रहते हैं कि उनका शेप एक जैसा होता है, साइज फर्क आता जाता है। सबसे ऊपर वाला का है साइज सबसे बड़ा रहेगा, फिर उसके अंदर हम जिसको रखते हैं शेप वही रहेगा, साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, ऐसे एक के अंदर एक वो 5 जो डब्बे होते हैं उनका सेट आ जाता है। ठीक है, सभी ने देखा होगा। ये बिल्कुल वैसा ही इमेजिन किया है कि ये पंचकोश होते हैं, जो हमारा सबसे ऊपर जिसे हम देख पाते हैं, टच कर पाते हैं, जो हमारे मसल्स, बोन, ब्लड, स्किन, इन सब से बनी हुई
पूरी काया है, ये होती है अन्नमय कोश। इसके अंदर होता है प्राणमय कोश, जहाँ एनर्जी लेवल पर सारी चीजें होती हैं। मनोमय कोश, जहाँ मन के लेवल पे चीजें होती हैं। फिर विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश जो होता है वो हमारे ज्ञान का आधार होता है। और सबसे अंदर होता है आनंदमय कोश। इस पिक्चर में जस्ट उल्टा दिया है, ठीक है। तो चूंकि ये पिक्चर्स तो एक नेट से निकाले जाते हैं, लेकिन सबसे ऊपर अन्नमय कोश, उसके इसको आप बिल्कुल रिवर्स में करके देखें कि जहाँ आनंदमय कोश दिया है वो अन्नमय कोश है, उसके अंदर प्राणमय, उसके अंदर मनोमय, फिर उसके अंदर विज्ञान में, और सबसे अंदर छोटा सा आनंदमय कोश, जहां ऐसा बोला जाता है कि हमारी आत्मा का निवास होता है। तो ये जो मनोमय कोश होता है, यहाँ से ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर की शुरुआत होती है। तो अब इस तरह से हम देखें कि जो आदि होती हैं वो, उनका कारण मानसिक अशांति होती है, या किसी तरह की उत्तेजना हो सकती है, नकारात्मक भाव हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है, तनाव हो सकता है। और जो इसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है कि ये पहले मन से शुरू होती है। मन किस कोश में होता है? मनोमय कोश में। तो ये मनोमय कोश से शुरू होती है और धीरे धीरे प्राणमय कोश में आके ऊर्जा के जो एनर्जी बैलेंसेस हैं उनको गड़बड़ करती है, और फिर सबसे अंत में अन्नमय कोश में ये दिखाई देती है। तो इस तरह हम देखें, व्याधि शारीरिक रूप है और आदि मानसिक रूप है। तो जब आदि व्याधि मतलब मनोदेहिक बीमारियां या साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, उसी तरह से उल्टा भी होता है कि कई बार शरीर इतने कष्ट में होता है कि उसके कारण मन पर प्रभाव पड़ता है, तो वो बीमारियां सोमेटिक साइको डिसऑर्डर कहलाती हैं। तो इस तरह से ये जो फेजेस होती हैं वो बहुत सारी तरह की होती है। सबसे पहले साइकिक लेवल पे शुरू होती है कोई प्रॉब्लम, फिर वो साइकोसोमेटिक फेज पर आती है, फिर सोमेटिक फेज पर आती है, और फिर कोई भी अंग में बीमारी के रूप में नजर आती है। अब देखो, इस तरह से अगर देखें तो योग के हिसाब से क्या होता है, मनोमय कोश में असंतुलन होता है। मनोमय कोश से वो कहाँ आता है? प्राणमय कोश पर। और जब प्राणमय कोश की एनर्जीज इम्बैलेंस होती हैं तो उसके सिम्टम्स कहाँ आ जाते हैं? अन्नमय कोश पर। इसी तरह से साइंस भी बोलता है, जो मॉडर्न साइंस है, कि साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब शुरू होता है कहाँ? आपके माइंड में। और वो डिस्टरबेंस आपके जो सिस्टम है बॉडी के, उनके फंक्शन को डिस्टर्ब करता है, और उसका इफेक्ट सेलुलर स्ट्रक्चर, आपका जो स्ट्रक्चर है पूरा शरीर है, उस पे आता है, और वो वहां पर डिजीज होनी शुरू हो जाती है। तो दोनों में आप देखें तो टर्मिनोलॉजी का फर्क है, लेकिन एक ही चीज को सेम तरीके से कहा गया है। तो इस तरह से ये जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, ये बेसिकली माइंड और बॉडी का बैलेंस होना है। जब तक आपके माइंड और बॉडी के रिलेशन जो है वो बैलेंस्ड है, तब तक ये डिजीज से आप फ्री हैं। और जैसे ही इनके बैलेंस गड़बड़ होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, तो ये डिजीज बॉडी में अपना स्थान लेने लगती है। अब साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर ज्यादातर कहाँ पर होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस में। सीएनएस क्या है? सीएनएस वो होता है कि बॉडी के कुछ ऐसे फंक्शन हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जैसे हार्ट बीट, है ना, हम चाहें भी तो उसको रोक नहीं सकते हैं। डाइजेशन होना, या ब्लड के थ्रू जो भी ग्लूकोज और ऑक्सीजन है उसका पूरी बॉडी में सप्लाई होना। तो ऐसे ये कुछ एग्जाम्पल हैं। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के अंडर में होते हैं, मतलब वो अपने आप चलते हैं और उन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है उनके कार्यों पर। और ये जो सिस्टम होते हैं ये सीएनसी मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। और जब साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं तो ये सबसे पहले बॉडी के किस पार्ट को इफेक्ट करते हैं? जो कि साइकोसोमेटिक डिजीज सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड रहते हैं।
फिर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो सकता है, क्रोनिक पेन हो सकते हैं, इनडाइजेशन हो सकता है, इंसोमिया हो सकता है, बहुत फटीगनेस लगना। तो ये सारी सर दर्द, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी एसिडिटी, ये सारे जो सिम्टम हैं ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं। अब इनसे कहाँ कहाँ सिम्टम्स आ सकते हैं? स्टमक में सिम्टम आ सकते हैं, मतलब डाइजेशन से रिलेटेड सिम्टम हो सकते हैं, हार्ट संबंधी, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। लगातार हम ऐसा फील कर सकते हैं कि हम बहुत थके हुए हैं और हमको बहुत अधिक माइग्रेन हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है। इसके अलावा मस्कुलर प्रॉब्लम लग सकती है हमको। उसके अलावा जैसे हमको अचानक लग सकता है कि चक्कर आ रहे हैं या घबराहट हो रही है, या फिर हो सकता है कि हमको सफोकेटेड फील कर सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम जो हैं ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के सिम्टम हैं। अब इसका कारण क्या होते हैं? कारण होते हैं कि कोई भी स्ट्रेस, कोई भी साइकोलॉजिकल फैक्टर हो जाते हैं। जैसे कि सपोज यदि जैसे रिसेंट में यदि देखा जाए तो एक केस आया मेरे सामने कि एक जॉब करते हुए व्यक्ति को एक कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में भेजा गया, और जब उस सिचुएशन में भेजा गया तो उसको अचानक पैनिक अटैक आया और उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। अब वो सपोज मान लीजिए कहीं दूर एग्जाम लेने भेजा गया था, फॉर एग्जाम्पल। अब क्या हो गया कि वो एक उसके अंदर एक ट्रिगर क्रिएट हो गया। अब जैसे ही कभी दूसरा ऑर्डर आता है तो उसके अंदर घबराहट, एंजाइटी शुरू हो जाती है, बिकॉज एक बार वो उसका बैड एक्सपीरियंस उसके साथ है। तो ऐसा बहुत सारे जो चीजें होती हैं वो मनोवैज्ञानिक ढंग से, साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं, इमोशनल फैक्टर हो सकते हैं। कि आप देखिए यदि किसी व्यक्ति को लगातार उपेक्षित करें तो वो या तो बिल्कुल डिप्रेस हो जाएगा या फिर वो विद्रोही हो जाएगा, है ना। ऐसे ही बहुत से बॉडी के चेंजेस ऐसे हो सकते हैं जो उनको डिप्रेशन में लेकर आ जाएं। तो इसके लिए जो फैक्टर्स है वो है साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिजियोलॉजिकल, और इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं कि जो भेदभाव, या जैसे ऊंच नीच का एक होता है, या कई जगह ऐसा होता है मेल फीमेल में भेदभाव किया जाता। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो असर डालते हैं उनकी उनके साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के प्रभाव पर। अब इफेक्ट इसके क्या क्या होते हैं कि इसमें देखिए, जैसे हम बोलते हैं ना कि सर्दी हो गई, कफ कोल्ड हो गई, ये भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। तो स्ट्रेस से क्या क्या बताए हैं? अस्थमा, कोल्ड एंड फ्लू, कैंसर, डिप्रेशन, एक्जिमा, अदर स्किन डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, स्टमक अल्सर, हार्ट डिजीज। तो देखिए मेजर पोर्शन जो है डिजीज का वो इसमें स्ट्रेस के कारण जो है वो कवर हो रहा है। ठीक है, तो एक स्ट्रेस बस हटाने से हम कितनी सारी चीजों से दूर हो सकते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? तो ट्रीटमेंट मोस्टली ये होता है कि जिस इमोशन के कारण ये ट्रिगर हो रहा है उस इमोशन को किसी दूसरे, 100% वो इमोशन नेगेटिव होगा, तो उसे किसी पॉजिटिव इमोशन के द्वारा उस इमोशन को हटाया जाए। वो जो ट्रिगर कर रहा है उस ट्रिगर को हटाया जाए और उसकी जगह दूसरा ट्रिगर बनाया जाए। कुछ मेडिसिन भी रहती हैं, कुछ उसकी लाइफ स्टाइल में चेंज किया जाए, कुछ उसे मेडिटेशन या ऐसी चीजें दी जाए जिसके कारण वो अपनी मेंटल स्टेटस को बदल सके। फिर अब कुछ जो इसके साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है इसको रिकवर करने के लिए मैन क्या क्या चीजें होती हैं, जो लाइफ स्टाइल है उसको आप चेंज कर लें। आपका जो आइडेंटिफाइंग ट्रिगर्स हैं, जिन ट्रिगर के कारण आपको वो चीज हो रही है, जैसे सपोज मान लीजिए कोई एक छोटा बच्चा है, वो बहुत ऊंचाई से एक बार गिर गया, उसको कोई चोट नहीं लगी, वो बच गया, लेकिन उसके अंदर ऊंचाई के प्रति डर डर बैठ जाएगा। तो वो जब भी ऊंचे पर जाएगा या ऊंचाई से देखेगा तो उसको या तो चक्कर आने लगेंगे या वो उसको अनइजी लगने लगेगा। तो ये जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं इनको पहचान कर और इनको मॉडिफाई करना, चेंज करना। फिर
मेडिकेशंस देना, कुछ मेडिकेशंस भी होती हैं, काउंसलिंग करना, एक सपोर्टिंग सिस्टम उनके आसपास बिल्डअप करना कि जैसे वो बच्चा जब ऊपर चढ़ता तो उसकी माँ उसको सपोर्ट दे कि मैं हूं तेरे साथ, मेरा हाथ पकड़ और चल, ठीक है। डाइट उसकी रेगुलर करना और रिलैक्सेशन करना। तो ये कुछ ऐसे सपोर्टिंग्स हैं जो कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर को रिकवर करने में हेल्पफुल होते हैं। अब ये जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, इसके जब फिजिकल सिम्टम होते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, क्रोनिक फटिगनेस होती है, कई बार सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, अस्थमा अक्सर इसी का एक बढ़ा हुआ रूप होता है, बीपी ब्लड प्रेशर फ्लैक्चुएट होता है, हार्ट रेट फ्लैक्चुएट होती है, नौशिया या डाइजेशन से रिलेटेड इशू होते हैं, हेडेक माइग्रेन होता है, क्रैम्स बहुत आने लगते हैं या मसल्स पेन होने लगता है, डिजीनेस लगता है, शेकिंग की पूरा शरीर हिल रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि वो व्यक्ति साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर पर जा रहा है। फिर अब इसके जो सोमेटिक सिम्टम होते हैं, मतलब एसएसडी, सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर, यानी शरीर पर क्या होते हैं, तो शरीर पर बहुत सारे पेनफुल होते हैं जो अभी हमने सारे पढ़े थे। ये अगर उसको क्रैम्प आ रहे हैं या उसको नोशिया होने लगा या उसको चक्कर आ रहे हैं या हेडेक होने लगा, तो ये सारे शारीरिक होते हैं। और फिर उसको इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर भी होता है, मतलब उसको एक लगातार अंदर से भय बना रहता है कि मान लीजिए एक साधारण सा सिर दर्द हुआ और वो एंजाइटी में आ जाता है कि कहीं ये माइग्रेन तो नहीं है, कहीं मेरे सिर में ट्यूमर तो नहीं है, और लगातार वो इसी तरह की नेगेटिव थॉट्स के साथ सरवाइव करने लगता है। और इसके बाद कन्वर्सेशन डिसऑर्डर, मतलब कुछ जब लगातार वो इतने प्रेशर में रहता है तो उसको हो सकता है किसी तरह के कोई दौरे पड़ने लगे, उसको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी होने लगती है। अब इसके जो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर होते हैं वो क्या होते हैं कि बहुत से ऐसे होते हैं कि जो नजर नहीं आते हैं लेकिन वो उनको अंदर ही अंदर चलते रहते हैं। जैसे सपोज एंजाइटी, अगर उसकी एंजाइटी बढ़ती है तो बहुत लंबे समय तक तो हम उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं कि ये एक्सेसिव एंजाइटी में जा रहा है। हम यही सोचते हैं कि ये साधारण चिंता कर रहा है या डिप्रेशन या सिजोफ्रेनिया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो अ, देखने में नहीं आती हैं लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ के क्रॉनिक रूप ले लेती हैं। फिर कई बार क्या होता है कि कोई बॉडी पेन होता है लेकिन वो पेन का कोई भी कारण नहीं होता है। जैसे आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, फैंटम आर्म्स के नाम से ऑल्टरनेट थेरेपी की जाती है। ये क्या होती है, फैंटम आर्म्स होता है कि जिनका जैसे सैनिक है, अब उसके मान लीजिए एक हाथ में गोली लग गई, अब वो हॉस्पिटल जब तक पहुंचा तब तक ये सिचुएशन आई कि उसके उस हाथ को काटना पड़ा, ठीक है, क्योंकि वो बुरी तरह से इन्फेक्शन फैल गया था। लेकिन मान लीजिए वो 2 दिन में हॉस्पिटल पहुंच पाया क्योंकि पता नहीं वो फील्ड में कहाँ पे था, तो वो 2 दिन तक उसने एक्सट्रीम पेन वेयर किया, राइट। अब क्या हुआ कि जब उसका वो हाथ तो कट गया लेकिन उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है उस हाथ में, वो हाथ है नहीं उसका लेकिन उस दर्द का अनुभव वो करता है कि मुझे लगातार दर्द हो रहा है। और उस कंडीशन में क्या करते हैं कि उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और उसको बताते हैं कि भाई आपके इस हाथ में इन्फेक्शन हो गया है और इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। और उसको ओटी में ले जाके उसको जैसे एनेस्थीसिया दिया जाता है, लोकल एनेस्थीसिया देके, और प्रॉपर वैसे ही इक्विपमेंट्स उठाए जाते हैं और एक सिलिकॉन हैंड उसके हाथ से लगा के रख के और उस सिलिकॉन हैंड की प्रॉपर सर्जरी की जाती है जैसे कि सही वाले हाथ की कर रहे हैं, और उसके बाद उसका वो पेन ठीक हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे पेन्स होते हैं जो शरीर में कोई कारण नहीं होता है लेकिन फिर भी व्यक्ति को फील होता है। तो इस तरह हम देखें कि जो सोमेटिक इलनेस है, साइकेट्रिक इलनेस है और मल्टी सिस्टम इलनेस है, ये 3 तरह की है। तो जब
साइकिक इलनेस सोमेटिक पर अपीयर हुई तो वो क्या हो गया, साइकोसोमेटिक इलनेस या डिसऑर्डर। जब सोमेटिक इलनेस साइको की तरफ सिम्टमाइज हुई तब वो क्या हो गया, सोमेटोसाइकिक। और ये जो मल्टी सिस्टम इलनेस है ये दोनों में एक साथ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये बीमारियां होती हैं। अब हमने बहुत सारी बात की कि साइकोसोमेटिक इलनेस होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन हम कैसे प्रूव करें? ठीक है, तो जो हमारे आसपास के रूल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो रूल होता है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल, कि वो कहीं भी हो कैसे भी हो वो रूल वही रहता है। और कुछ होते हैं जनरलाइज, जिसको हम और आप बनाते हैं। तो अब जैसे अगर मान लीजिए हम देखें कि बर्फ को आप कहीं भी हाथ में लीजिए, मान लीजिए आप इंडिया में लीजिए, अमेरिका में लीजिए, आप किसी भी कोने में जाके बर्फ को हाथ में लीजिए तो वो हाथ को ठंडा ही करेगी। या आग में हाथ डालेंगे तो आग जो है वो हाथ को जलाएगी ही। तो ये रूल्स क्या होते हैं, ये यूनिवर्सल रूल होते हैं जो समय परिस्थिति काल से परे होते हैं। और कुछ होते हैं जनरलाइज रूल। जनरलाइज रूल क्या होते हैं, जो हम और आप अपने अनुभव के आधार पर बनाते हैं। जैसे आपको सुन के शायद बहुत आश्चर्य होगा, लेकिन हमारे बॉडी का एज जो साइन अपीयर होते हैं वो जनरलाइज है, क्योंकि हम हमेशा यही देखते रहते हैं और हम अपने माइंड को उसी तरह से ट्यून करते रहते हैं। तो हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं उनका सिक्रेशन क्या है, यूनिवर्सल है। मतलब आप कहीं भी जाइए आपके वो सिक्रेशन वैसे ही होंगे। ऐसा तो नहीं होता कि सपोज यहाँ से आप अमेरिका शिफ्ट हो गए तो हार्मोनल जो सिक्रेशन है वो चेंज हो जाते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम इन पिक्चरों को देखते हैं, ठीक है, ध्यान से इन पिक्चरों को यदि हम देखते हैं तो अगर थोड़ी देर तक हम इन पिक्चरों को ध्यान से देखें तो क्या होगा, राइट? थम्स अप करके बताएं, या कोई हम अपनी ऐसी डिश याद करें जो बहुत फेवरेट हो, है ना? तो नतीजा क्या होता है कि हमारे मुंह में पानी आ जाता है। अब वो पानी क्या है, सलाइवा है। अब वो सलाइवा क्यों आता है, क्योंकि हमारी जो बकल कैविटी है उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। और उनका फंक्शन क्या है कि जब भी हम मुंह में कुछ भी डालें और उसको दांतों से चबाना शुरू करें तो वो जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो सलाइवा के सिक्रेशन को शुरू कर देती हैं। और क्यों करती हैं, कि जिससे वो खाना जो है वो बहुत अच्छा एक पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और उसको हम इजीली अपने इसोफेगस के थ्रू स्टमक तक पहुंचा सकें। अब अभी जब हमने ये सब देखा या अपनी कोई फेवरेट डिश का नाम याद किया तो क्या हमने खाना मुंह में डाला था? नहीं डाला था। लेकिन हमारे एक थॉट ने ही हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर दिया और हमारे मुंह में सलाइवा बनना शुरू हो गया। तो अब चूंकि ग्लैंड्स जो है वो यूनिवर्सल रूल पे काम करती हैं, तो चूंकि सलाइवरी ग्लैंड के सिक्रेशन को आप फील कर सकते हैं तो आपने फील किया, लेकिन यही इफेक्ट आपके बॉडी के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनमें होता है। तो यदि हम उनको पॉजिटिव थॉट देंगे तो उनसे सिक्रेशन कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके जो हार्मोन सिक्रेशन होंगे वो बैलेंस होंगे। और यदि हम नेगेटिव थॉट देंगे तो वो जस्ट इसके अपोजिट होंगे और हमारी बॉडी को डैमेज करेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा ट्रस्ट डेवलप होता है कि ये चीज जब एक सही है तो बाकी भी सही होंगी, क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस को ऐसे ही बढ़ाते हैं और हम अपनी इंटेंसिटी, ट्रस्ट इंटेंसिटी को ऐसे ही डेवलप करते हैं। अब देखिए, एक चीज बहुत कॉमन सी यूज होती है कि एक आधा ग्लास भर के पानी का रखा जाता है और पूछा जाता है कि ये कितना भरा है ना? ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि जो लोग बोलते हैं ये आधा भरा है तो हम बोलते हैं वो तो बड़े पॉजिटिव हैं, जो बोलते हैं आधा खाली है तो हम बोलते हैं वो नेगेटिव है।
तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये पुराना है। प्रेजेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि जो बोलता है आधा भरा है, मतलब वो उस ब्रिज पर के बीच में खड़ा है जहां से वो पॉजिटिव साइड भी जा सकता है और नेगेटिव साइड भी, दोनों के बीचों बीच सेंटर में खड़ा है। और जो बोलता पूरा खाली है या खाली है, तो वो भी उसी सेंटर में खड़ा है। लेकिन जो व्यक्ति बोलता है कि ये पूरा भरा है, वो पॉजिटिव है, आधा पानी से आधा हवा से, लेकिन ये पूरा ही भरा हुआ है, तो वो किस साइड बढ़ चुका है? पॉजिटिव साइड में। तो ये कॉन्सेप्ट एक बदलना होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट हमको क्या बदलना होगा कि ब्रेन के पीछे जितनी भी फाइल्स चल रही हैं बैकग्राउंड में, उनको हमें क्लोज करना होगा। अदरवाइज वो फाइल्स आपकी बैटरी को डिस्चार्ज करती रहेंगी, आपकी एनर्जी को ड्रेन करती रहेंगी। ये तो सच में बैटरी ड्रेन हो गई भाई। तो ये बहुत कंपलसरी है कि जो भी बैकग्राउंड में फाइल्स चल रही हैं, अब फाइल्स कौन सी चल रही हैं? सुप्रिया जी सोच रही कि अभी बस ये खत्म हो क्लास तो फिर उठ के तैयार होके फ्रेंड से मिलने जाना है। विधि जी शायद सोच रही हूँ कि उठ के किचन में अभी ये काम बाकी रह गए हैं। ये हमारे बैकग्राउंड फाइल्स है ना। तो ये जितनी अधिक आपके ब्रेन में चलती रहेंगी उतनी अधिक एनर्जी कंज्यूम होती रहेगी और आप अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि जो भी फाइल्स चल रही हैं उनको आप बंद करें। जैसे जब आपको मोबाइल की बैटरी का थोड़ा सा ऐसा चाहिए रहता है कि यहाँ पर कोई अवेलेबल नहीं है कि हम चार्ज कर सकें, तो आप क्या करते हैं? बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन होते हैं सबको बंद कर देते हैं, व्हाट्सएप भी बंद कर देते हैं। क्यों? आपको मालूम है कि वो सब उसकी बैटरी के कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं। तो यही चीज आपके साथ भी है। तो बेटर होता है कि जो भी फाइल है उसे क्लोज करें। अभी इस क्लास के बाद मुझे फ्रेंड्स के साथ जाना है या फ्रेंड्स के पास जाना है, तो कब जाना है? इस क्लास के बाद। तो इस क्लास के बाद तक का टाइम हम यहीं रहें, ये कंप्लीट होने के बाद ही जाना है। तो जब तक ये कंप्लीट नहीं हो रही तब तक तो हम यहीं प्रेजेंट रहे ना, जब हो जाएगी कंप्लीट तब नेक्स्ट। तो ये जो फाइल्स हैं इनको क्लोज करना सीखें, अदरवाइज बैटरी आपकी ड्रेन होती रहेगी। फिर ये स्ट्रेस के इफेक्ट हैं कि कितनी सारी चीजें जो है आजकल के तो डॉक्टर हर हर बीमारी का कारण ही स्ट्रेस को मानते हैं, है ना। कि जितनी भी अब स्ट्रेस क्या क्या हो सकते हैं कि अगर आप ढंग से सो नहीं रहे वो भी स्ट्रेस का कारण है। वर्क स्ट्रेस हो सकता है, हाउस स्ट्रेस हो सकता है, आपको बिना किसी कारण का भी स्ट्रेस हो सकता है। कई बार लोगों को सबसे बड़ा यही स्ट्रेस रहता है कि मेरे पास स्ट्रेस का कोई कारण ही नहीं है, किस चीज को लेके, है ना। तो स्ट्रेस के अपने अपने बहुत सारे कारण हैं। और जो देखने में आया, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो आपको सुन के बड़ा आश्चर्य लगेगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास, मान लीजिए वो फाइनेंशियली बहुत साउंडेड है, रिलेशनशिप में बहुत साउंडेड है, फैमिली बहुत साउंडेड है, हर चीज की सुविधा है, तो अब उनको स्ट्रेस रहता है कि मैं किस चीज का स्ट्रेस लूं। तो उन चीजों का स्ट्रेस लेते हैं जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। किस चीज का? कि तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसी, है ना। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब यह है कि स्ट्रेस लेना या ना लेना वो आपके ऊपर है, सामने वाले के ऊपर नहीं है। मैं आपको लाख बोलती रहूं एग्जाम में पढ़ाई कर लो, एग्जाम में पढ़ाई कर लो, लेकिन यदि आपको नहीं पढ़ना है तो मैं दे सकती हूँ क्या वो स्ट्रेस? नहीं दे सकती। वो लेना या ना लेना आपके ऊपर है। अब आपने ये सेंटेंस मेरे से ले भी लिया कि एग्जाम है, अब आप उसका स्ट्रेस लेके रखें एग्जाम है एग्जाम है, या आप एक टाइम टेबल बना लें कि मैं 1 घंटा रोज पढ़ूंगी, इतने घंटे में मेरे मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, 10 घंटे में हो जाएंगे, 10 दिन है, रोज 1 घंटा पढ़ूंगी, खत्म स्ट्रेस। तो ये उसको कैसे लिक्विडिफाई करना है वो आपके ऊपर है, राइट। तो स्ट्रेस हम सब जानते समझते हैं कि स्ट्रेस ही हर चीज की जड़ है। उसके बाद भी हम क्यों उसको अपने ऊपर लादने के लिए, अपने ऊपर रख के हम उसको अपना स्टेटस समझते हैं कि मेरे ऊपर इतना बर्डन है, इतना स्ट्रेस है।
बेहतर है हम उसको हैंडल करना सीखें, उसको मैनेज करना सीखें कि कैसे हम उसे मैनेज कर सकते। अब ये सब दिया है कि स्ट्रेस जब किसी को भी होता है तो उसके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या फर्क आता है। ये दोनों सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, मतलब सीएन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सीएनएस के अंतर्गत। और एक सिस्टम आपकी जितनी भी जैसे हार्ट बीट है, डाइजेशन है, इन सबको एक्टिवेट करता है, दूसरा डीएक्टिवेट करता है। मतलब एक फास्ट करता है हार्ट रेट और सब चीज को, एक स्लो करता है। ठीक है। तो अब इसमें अगर आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्ट्रेस के कारण बढ़ता है तो क्या होता है, आंखें की जो प्यूपिल होते हैं, अपना वाइट के अंदर एक छोटा सा बॉल होता है, वो उसको एक्सटेंड कर देता है, ब्रीदिंग बढ़ा देता है उथली ब्रीदिंग, तेज लेकिन उथली ब्रीदिंग कर देता है, हार्ट तेजी से धड़कना शुरू हो जाता है, गट्स को जो है वो उसके फंक्शन को रोक देता है, उसको उसके एक्टिवनेस को कम कर देता है। वहीं जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव होता है तब क्या होता है कि जो हमारे प्यूपिल्स हैं, आंखें हैं, वो सिकुड़ने लगती हैं, ब्रीथ धीमी और डीप होने लगती है, हार्ट स्लो हो जाता है और गट्स एक्टिव हो जाता है। तो ये स्ट्रेस के कारण होने वाले इफेक्ट्स हैं। अब एक और इफेक्ट ये आजकल काफी पॉपुलर भी है, इसके बारे में मालूम है क्या आप लोग को? तो फिर स्किप कर दें। जिसको हम F2 F3 इफेक्ट कहते हैं, सभी को मालूम है क्या? नहीं, एक ही को मालूम है। चलिए तो थोड़ा शॉर्ट में ले लेते। ये जो F2 पहले इसको इफेक्ट बोलते थे, अब F3 बोलते हैं और अब इन फ्यूचर F4 बोलेंगे। ठीक है। तो ये क्या है कि जो हमारे फोर फादर्स होते थे, ये ह्यूमन बॉडी की एक इमरजेंसी सिस्टम है। और जब हमारे फोर फादर, ये क्यों बना था कि जब हमारे फोर फादर गुफाओं में रहते थे, केव्स में रहते थे, तो जब भी वो अपनी गुफा से बाहर निकलते थे तो उनके पास कोई सर्टिनिटी नहीं होती थी कि वो उनको किस चीज को फेस करना पड़े। ठीक है। तो उस समय के लिए ये इमरजेंसी सिस्टम ह्यूमन बॉडी में बनाया गया था, जो आज भी उसी ढंग से एक्टिवेट है। तो क्या होता है इसमें कि अब जैसे मान लीजिए कोई एक अपने केव से बाहर निकले हमारे फोर फादर्स, और उनके सामने एक शेर आ गया। अब शेर आ गया मतलब एक अनफेवरेबल कंडीशंस उनके सामने आ गई। अब उसमें क्या करेंगे, उनके पास पहले दो ही ऑप्शन माने जाते थे कि या तो वो उससे लड़ेंगे या भाग जाएंगे। अब वो देखेंगे कि यदि पीछे से भागने का रास्ता है कहीं, तब क्या करेंगे कि वो भागने की कोशिश करेंगे। अब वो देखेंगे कि अरे पीछे तो पूरी तरफ नदी घिरे हुए हैं, रास्ते नहीं, तब वो क्या करेंगे, अपने आप को लड़ने के लिए तैयार करेंगे। तो आप भागने के या लड़ने के दोनों ही परिवेश में देखिए, उस व्यक्ति के हाथ और पैर की जो मसल्स हैं, जिनको हम आउटर मसल्स बोलते हैं, इनमें अधिक पावर होना चाहिए। वो भाग भी तभी अच्छे से सकेगा, लड़ भी तभी अच्छे से सकेगा। तो क्या होता है कि ये जो इमरजेंसी मैकेनिज्म है, ये कैसा है कि जो ह्यूमन किडनी होती है उसके ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो जैसे ही ब्रेन के एमिगडेला को एक मैसेज पहुंचता है कि खतरा है, तो ब्रेन बहुत सारे मैसेज भेजता है और ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये एक हार्मोन्स का सिक्रेशन शुरू करती है, एड्रिनोलिन। और ये जो हार्मोन्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के, ये डायरेक्ट ब्लड में मिलते हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है। तो जैसे ही ये ब्लड में मिला और पूरे शरीर में पहुंचा, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले हार्ट बीट को बढ़ाएगा। जब कभी बहुत डरते हो तो देखा हार्ट बीट बढ़ जाती है अपने आप। अब हार्ट पंपिंग को बढ़ाएगा तो क्या होगा, ब्लड की पंपिंग फास्ट हो जाएगी। अब दूसरा काम ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या करेगा कि जितने भी विसरल आर्गन है, विसरल आर्गन मतलब आपके ट्रंक एरिया में, आपके धड़ के एरिया के अंदर जितने भी ऑर्गन है, कौन कौन से हैं, लंग्स, लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, यूटेरस, ये जितने भी ऑर्गन हैं, इन सब में ब्लड की सप्लाई को कम कर देगा एकदम।
और जो आउटर मसल्स है, आउटर मसल्स हमने भी किसको कहा था, हाथ और पैर के मसल्स, इनमें ब्लड सप्लाई को बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि वहां पर अधिक स्टेमिना की जरूरत है, और अधिक स्टेमिना होने से वो वहां पर भाग भी अच्छी तेजी से सकेगा और लड़ने में भी उसको फोर्स मिलेगा। तो ये जो इमरजेंसी मैकेनिज्म है ये बना था उस समय के लिए, लेकिन ह्यूमन बॉडी में आज भी प्रेजेंट है। अब जब भी ये लड़ने और भागने की परिस्थिति आएगी तो दो तरह के ही इमोशंस हमारे अंदर क्रिएट होंगे, या तो क्रोध आएगा और हम लड़ेंगे, या हम डरेंगे और भाग जाएंगे। तो यहाँ पर एंगर और फियर दो इमोशंस ऐसे हैं जो एक्टिवेट होते हैं। तो अब क्या होता है कि ये जो इमरजेंसी मैकेनिज्म है, ये कोई भी ऐसी परिस्थिति आपके सामने हो, जब भी आपके साथ अंदर क्रोध उत्पन्न हो रहा है या डर, तो ये मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है और हर बार आपके विसरल ऑर्गन में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, आउटर में बढ़ जाती है। तो अभी क्या होगा, जब बार 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 विसरल ऑर्गन में ब्लड सप्लाई कम होगी, मतलब उनको क्या होगा, कम पोषण तत्व मिलेगा, कम न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो वो वीक होंगे, वीक होंगे तो बीमार होंगे। तो आप देखिए कि जो लोग अक्सर ये डर या क्रोध जैसे इमोशन से बार बार सामना करते हैं, उनको अक्सर डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती ही होती है, कोई ना कोई। ठीक है, तो ये F2, या इसको अभी फ्रिज हो जाना, कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है कि व्यक्ति जम जाता है उसी परिस्थिति में, तो F3 मोड भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये एक्टिवेट कैसे होता है। ठीक है, जैसे कि सपोज ये आप है, इमेजिन कीजिए। ठीक है, अब आपके सामने एक शेर आ गया, टाइगर आ गया, आप जंगल में घूम रहे हैं। अब क्या होगा, आपके माइंड में सबसे पहला जो शब्द आएगा वो क्या आएगा, खतरा, डेंजर। ठीक है, अब जैसे ही ये डेंजर आया तो दूसरा एक्शन क्या होगा कि आपके ब्रेन में जो एमिगडाला है वो एक सिक्योरिटी अलार्म है, वो अलार्म बजाएगा कि भाई खतरा है, संभलो। अब ये एमिगडाला को जैसे ही ये अलार्म बजेगा तो ये सबसे पहले ये एमिगडाला हाइपोथैलेमस में डेंजर के सिग्नल भेजेगा। तो जब ये हाइपोथैलेमस में डेंजर के सिग्नल भेजेगा तब क्या होगा, मेन सिक्योरिटी सिस्टम बॉडी का है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और वो मेन सिक्योरिटी सिस्टम जो क्या है, जिसको हमने अभी पढ़ा है और जिसको हम अभी प्रेजेंट में F3 इफेक्ट बोलते हैं, फ्लाइट, फाइट या फ्रिज। तो ये जैसे ही ये F3 सिस्टम एक्टिवेट होगा वैसे ही क्या होगा, एड्रेनलिन हार्मोन्स और कार्टिसोल हार्मोन्स, ये दो हार्मोन्स का सिक्रेशन शुरू हो जाएगा। और ये दो हार्मोन्स क्या करेंगे, जो एड्रेनलिन है ये हार्ट बीट को बढ़ा देगा, ब्रीदिंग फास्ट कर देगा, बीपी को फास्ट कर देगा। और जो कार्टिसोल है ये एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन्स है, तो ये सेंट्रल ओबेसिटी को, मतलब जो आपके पेट और उसके आसपास के भाग में वहां पे फैट को डिपॉजिट करने की वार्निंग देने लगेगा, क्योंकि वहां सर्कुलेशन कम हो रहा है और उस जगह को खाना चाहिए। और इसका नतीजा क्या निकलेगा, डायबिटीज, हार्ट इश्यू, या फिर लिवर, लिवर में भी एक अवेयरनेस जाएगी और वो लगातार बार बार शुगर को रिलीज करेगा, क्योंकि एनर्जी चाहिए, एनर्जी शुगर से मिलती है। तो इसमें क्या होगा कि जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो सप्रेस होता जाएगा और डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, बीपी प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से ये एक्टिवेट होता है और काम करता है। अब जब भी इम्यून सिस्टम कंफ्यूजन में होता है तो वो हमेशा 3 स्टेट में जाता है, या तो वो सरेंडर कर देता है कि ठीक है अब जो है जैसा है चलने दो, तो उस समय कैसे कि इन्फेक्शन, कैंसर, ये सारी चीजें बॉडी में बढ़ जाती हैं। अगर वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या करूं, इम्यूनिटी सिस्टम, तब क्या होता है, एलोपेशिया मतलब हेयर डिसऑर्डर, या सोरियासिस स्किन के डिसऑर्डर ये शुरू हो जाते हैं, या वो ओवर एक्टिव हो जाता है तो एलर्जी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से इम्यून सिस्टम 3 फेज में से कोई एक फेज में चला जाता है F3 मोड में, बार बार आने से। अब ये कुछ लिस्ट है कि जो
ये एक एग्जाम्पल है, इसको अगर आप नेट पर डालेंगे मिरेकल द मिरेकल मैन ऑफ अमेरिका तो आपको इसका डिटेल मिल जाएगा। ये मॉरिस गुडमैन करके हैं जिनका प्लेन क्रैश हुआ था और इनकी स्पाइनल पूरी क्रश हो गई थी, वोकल कार्ड इसका इनका फट गया था, फूड पाइप फट गया था, सारी मेजर बोन है वो टूट चुकी थी और लगभग ये फूड पैरालिसिस कंडीशन में हॉस्पिटल में आए थे। तो जब हॉस्पिटल में आए तो डॉक्टरों ने इनको होपलेस केस बोला कि ये इनमें किसी भी कोई आशा नहीं है कि ये कुछ ठीक होंगे। तब उन्होंने जो एनएलपी है उसके बेस पर अपने आप को प्रॉमिस किया कि वो लगभग दिसंबर क्रिसमस में अपने पैरों से चल के हॉस्पिटल से जाएंगे और अपने घर में ही क्रिसमस मनाएंगे। और उसके लिए लगभग 10 महीने थे। वाकई 10 महीने में वो हॉस्पिटल से अपने पैरों से चल के गए और उन्होंने घर में क्रिसमस मनाया। और ये था द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और आज ये बहुत अच्छे एक मोटिवेटर हैं, इनकी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं और बहुत सारी बुक्स हैं। एक और एग्जाम्पल देखने का मिलता है विक्टर सैब्रियोकॉफ। ये जब करीब 17 साल के थे तो जो इनके यहाँ के टीचर थे उन्होंने ये बोला कि भाई ये तो बहुत मंद बुद्धि है, कम बुद्धि है इनमें और ये इस स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे, इनको आप ले जाइए। और उन्होंने लगभग 32 साल के जब वो हुए तब तक वैसी ही जिंदगी गुजारी मंद बुद्धि के जैसे। फिर किसी कारणवश उनका आईक्यू टेस्ट हुआ और उनका आईक्यू 161 आया और वो मेंसा सोसाइटी जो इंटरनेशनल मेंसा सोसाइटी है जहाँ की मेंबरशिप होने के लिए आईक्यू आपका 140 से अधिक होना चाहिए, उसके चेयरमैन बने। एक कैंसर पेशेंट का भी है एग्जाम्पल कि एक कैंसर पेशेंट है, डॉक्टर ने उसको बोला कि आप अगले 6 महीने में आप नहीं बचेंगे, आपकी लाइफ 6 मंथ की है। उसी हॉस्पिटल में कुछ रिसर्च चल रहे थे जो कि कैंसर से रिलेटेड थे और उसके एनिमल्स पर बहुत अच्छे इफेक्ट उसने स्वयं देखे थे। अब उनको चूंकि ह्यूमन ट्रायल के लिए नहीं मिल रहे थे तो उसने अपने आप को वहां प्लेस किया और बोले आप मुझ पर ट्रायल कीजिए। और वो टैबलेट वो खाता रहा, लगभग 2 साल तक उसका कैंसर पूरी तरह से गायब हो गया और वो नॉर्मल लाइफ को जिया। लेकिन जब एक दिन पेपर में उसने पढ़ा कि उस मेडिसिन का ह्यूमन ट्रायल जो है वो फेल हो गया है तो अगले 2 महीने में वापस लगभग 1 महीने में वापस उसका कैंसर उसी पोजीशन में आ गया और लगभग 6 महीने में उसकी डेथ हो गई। तो ये सब पावर ऑफ सबकॉन्शियस के एग्जाम्पल हैं। ये कुछ बीमारियां हैं और ये कुछ थॉट्स और बिलीव हैं जिनके कारण वो बीमारियां होती हैं। यहाँ जो थॉट्स और बिलीव हैं ऐसा 100% श्योर नहीं कि सिर्फ उसी के कारण है, लेकिन ये भी एक फैक्टर रहता है। इसमें जेनेटिक भी हो सकती हैं, हेरिडिटियल भी हो सकती हैं, लेकिन ये भी एक फैक्टर हो सकता है। तो ये कुछ बिलीव हैं और इन बिलीव को चेंज करके उस बीमारी का हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी बीमारी दी हैं। अब ये स्ट्रेस का ही दिया है कि जो IBS होता है इसमें क्या होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इसको कहते हैं फुल फॉर्म में। मतलब कोई भी व्यक्ति कुछ भी खाता पीता है तो उसके पेट में एक तनाव स्ट्रेस होता है, फिर उसमें कुछ स्वेलिंग भी आ जाती है और बार बार उसे ऐसा लगता है कि फ्रेश होने जाना है और लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन जैसे उसके सिम्टम्स आते हैं या माइग्रेन होना। तो ये दोनों जो बीमारी है इनका कारण सिर्फ आपके मन की कोई एक स्थिति होती है। इसके अलावा क्रोनिक थकान, हार्ट रिलेटेड, कार्डियोवास्कुलर, स्किन कंडीशन, अस्थमा, पेप्टिक अल्सर और ब्रूस्म, ये सारी जो है ये बीमारियां जो हैं ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के अंतर्गत आती हैं। अब इस तरह से हम देखें तो 10 टाइप के साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। साइकोसोमेटिक कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, साइकोसोमेटिक गैस्ट्रो यूरिनरी डिसऑर्डर, साइकोसोमेटिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, साइकोसोमेटिक स्किन डिसऑर्डर, साइकोसोमेटिक जेनेटो यूरिनरी डिसऑर्डर,
साइकोसोमेटिक एंडोक्राइन डिसऑर्डर, सेकंड शायद मैंने गलत पढ़ दिया था, साइकोसोमेटिक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है सेकंड। साइकोसोमेटिक मस्कुलोस्केलेटन डिसऑर्डर, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर ऑफ ऑर्गन ऑफ स्पेशल सेंस, साइकोसोमेटिक हेमिक एंड लिम्फेटिक डिसऑर्डर, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर ऑफ अदर टाइप्स। तो यदि ओवरऑल हम ये देखें तो इसमें लगभग अबव 90% बीमारियां कवर हो जाती हैं जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शन है। ये जो 10 तरह के डिसऑर्डर हैं, इनको भी हम थोड़ा डिटेल में चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज हम अगला जो हमारा अंतराय है उस पे हम आगे जा सकते हैं। तो यहाँ तक ये मेंटल जो डिसऑर्डर्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इनके टाइप्स में आप समझ ही गए होंगे कि जैसे कार्डियोवास्कुलर है तो ब्लड और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी, जेनेटो यूरिनल है तो जेनाइटल ऑर्गन्स या यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, उसमें सांस से रिलेटेड जैसे अस्थमा है, इस टाइप के प्रॉब्लम होंगे। तो ये सारे भी हम चाहें तो थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, लेकिन ये हम मुझे लगता है कि लास्ट के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड पॉइंट है मेंटल इंटेलिजेंट या माइंड से रिलेटेड, वो यहाँ पर खत्म होता है। मतलब अभी हमने आदि और व्याधि दो चीज़ों को कम्प्लीटली पढ़ लिया। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एक एक करके हैंड रेस करें और जिनका नाम लूं तो वो अनम्यूट करें। जी निधि जी। निधि जी आप म्यूट हैं, आपको पहले अनम्यूट कर लें प्लीज। हाँ जी, हाँ जी मैम। मैं कह रही थी कि असाइनमेंट जो आपने किया है उसमें कितने वर्ड्स में आंसर्स होने चाहिए? देखिए, असाइनमेंट का इंटेंशन ये है कि आपका वो नोट कंप्लीट हो जाए। तो आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में ही लिखना है और आप ऐसे सोच के लिखिए कि अब आपको अगर उससे रिलेटेड चीज पढ़ना है तो आप वो पढ़ के और उसको कंप्लीट कर लें। मतलब पूरी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड जो भी है वो उसमें आनी चाहिए। हार्डली 3 पेज करीब का, 2.5-3 पेज में हार्डली आ जाता है। ओके, सुप्रिया जी। एक तो जो हमने अभी नेगेटिव थॉट्स से होने वाले जो डिजीजेस पढ़े थे उसमें मैं स्क्रीनशॉट्स ले रही थी एक्चुअली, तो मेरी वो सेकंड स्लाइड छूट गई है, तो वो मुझे एक बार देखनी थी, तो आपने टर्न इन कर कल दिया भी था। किसी ने बोली थी ना एक स्लाइड वो देखने हाँ, के वो लिए। मैंने ही बोली थी, वो टेबल बनी हुई थी मैम, वो भी आपने स्टॉप एक सेकंड प्रेजेंटिंग कर दिया। मैं शेयर कर देती हूँ ना, एक सेकंड। मैम आज के सेशन के बाद समझ में आ रहा है जो आपने स्टार्टिंग में बोला था ना कि मोर देन 90% ऑफ द डिजीजेस जो है हमारी वो साइकोसोमैटिक इन नेचर ही है। नाउ आई एम ट्राइंग टू कोरिलेट कि हमारे अंदर ये सब चीजें क्यों आ रही हैं। ये बोल रहे थे ना आप, टेबल शेयर हो हाँ रही हाँ है, स्क्रीन हाँ शेयर मैम। हो रही है, ले लीजिए आप पिक इसका। और नेक्स्ट आप कौन सी स्लाइड बोल रहे हैं? मैम वो जो नेगेटिव थॉट्स में आने वाली जो डिजीजेस मैं की एक एक स्लाइड आगे कर रही हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा, है ना? तो जो स्टॉप करना हो वो आप बता दीजिएगा।
वाली यही वाली मैम, इसके पहले वाली ये नहीं, सेकंड वाली मैम। मैम इससे आगे वही जो लिस्ट ऑफ डिजीजेस है ना, उसकी सेकंड स्लाइड जो है, स्लाइड नंबर ये 75। फर्स्ट है, ये फर्स्ट है लिस्ट ऑफ हाँ डिजीजेस, ये हाँ, सेकंड। ये वाली, यही वाली। डन मैम। और ये थर्ड है। हाँ, ये तो हो गया था। हो गया। जी मैम। स्टॉप कर दूं? जी, और किसी का क्वेश्चन है क्या? कुछ ऐसा लग रहा है कि आई ओपनिंग है, कुछ नया नया सीखने मिल रहा है? बहुत कुछ है मैम। मैम पहले काफी पढ़ा हुआ भी है, लेकिन आप डिटेल में आज डिटेल में पढ़ रहे हैं इसके बारे में। देखिए, आप पढ़ कितना भी ले, जब तक उसका एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे अपनी जी लाइफ में, तब तक वो यूजलेस रहेगा। तो कोशिश करें कि जो भी पढ़ें उसका ज्यादा से ज्यादा पोर्शन हम मैक्सिमम अपनी लाइफ में भी लाने की कोशिश करें। चलिए, आई थिंक क्वेश्चन अब किसी के भी नहीं है।